हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो ये एक्सप्लेन करेंगे और कोई टफ वर्ड होगा तो उसका मीनिंग आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। मौलवी साहब का हुलिया सुनिए, ठीक। तो इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। रंग सांवला मगर रूखा, कद खासा ऊंचा यानी काफ़ी लंबे, मगर चौड़ा, हाँ लंबे भी थे चौड़े भी थे। उन ने लंबा, हाँ मगर चौड़ान ने लंबान को दबा दिया था। दोहरा बदन, गदराही गदराही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किसी कदर माइल यानी कि मोटे, है ना। फरमाते थे कि बचपन में किसी कदर यानी किसी तरह वर्जिश का शौक था, दैट एक्सरसाइज। वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मुरमुरों का थैला हो जाता है, बस यही कैफियत थी यानी यही हालत थी। यानी कि अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दें, इनका कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज छोड़ दें तो बॉडी जो अच्छी होती है वो मुरमुरे की तरह हो जाती है, हल्की फुल्की बेकार हो जाती है, मतलब बेजान हो जाती है ना। भारी बदन की वजह से चूंकि कद ठिगना मालूम होने लगा था, ठिगना यानी कि छोटा, इसलिए इसका तिक तिकमला ऊंची तुर्की टोपी से कर दिया जाता था। यानी इसकी भरपाई जो है ऊंची टोपी लगा लेते थे ताकि लंबाई लंबाई दिखे यानी लंबे दिखें। कमर का फेर ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, यानी कमर मोटी थी। तोंद इस कदर बढ़ गई थी कि कमर में औजार बंद बांधने की ज़रूरत ही नहीं बल्कि तकलीफ़दा समझा जाता था। यानी बहुत ज़्यादा मोटी थी। और महज यानी सिर्फ, महज का मतलब होता है सिर्फ, और महज एक ग्रोह को काफ़ी ख्याल किया जाता था। एक ग्रह को काफ़ी ख्याल किया जाता, यानी कि एक ही ग्रह बांधते थे, ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं थी। इतनी मोटी कमर थी इनकी, मौलवी साहब की, ठीक है। बात कैसे चल रही है यहाँ पे, मौलवी साहब का हुलिया, है ना। गर्मियों में तहमद, लुंगी जिसे बोलते हैं, या तहबंद बांधते थे, है ना। गर्मियों के दिनों में ये आम बात है, ठीक है। इसके पल्लू उड़सने के बजाय इधर उधर डाल लेते थे, मगर उठते वक्त बहुत एहतियात करते थे, है ना। यानी कि ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उठते थे तो थोड़ा सा संभल के उठते थे, कहीं खुलखुला ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। अव्वल तो कुतुब बने बैठे रहते थे। तो यहाँ पे गाइस कुतुब का मतलब कुतुब पे कई मीनिंग है, ठीक है। तो वो कुतुब बने बैठे थे, यानी कुतुब एक तरह से यहाँ जो मतलब है वो यही है कि वो वली जिसके सुपुर्द किसी बस्ती या इलाके का इंतज़ाम हो, यानी कि एक तरह से छोटा बादशाह या एक तरह से हाकिम या हुक्मरान, है ना। बादशाह तो नहीं लेकिन हाकिम या हुक्मरान भी कह सकते हैं, बादशाह के मतलब में भी ले सकते हैं। तो वो कुतुब बने बैठे थे। वैसे इसका मतलब ये भी होता है कि वो कील जिस पर चक्की फिरती है यानी घूमती है गोल गोल, और बीच में वो होती है कील, है या, ठीक है। और बैठे रहते थे। अगर उठना हुआ तो पहले अंदाज़ा करते थे कि फ़िलहाल उठने को मुलतवी किया जा सकता है कि नहीं, है ना। ज़रूरत ने बहुत ही मजबूर किया तो औजार बंद की ग्रह या तहमत के कोनों को उड़सने का दबाव तोंद पर डालते थे। सर बहुत बड़ा था मगर बड़ी हद तक उसकी सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने अपने अख्तियार में रखा था। जो थोड़े रहे सहे बाल थे वो अक्सर नहायत एहतियात से साफ करा देते थे, यानी गंजे हो जाते थे ये, ठीक है। और हाँ, वरना बालों की ये किग्र सफ़ेद मुक्कीश की सूरत में टोपी के किनारों पर झालर का नमूना हो जाती थीं। आँखें छोटी छोटी ज़रा अंदर को धंसी होती थीं, भौहें घनी और आँखों के ऊपर साया फिगन थीं, है ना। यानी कि एक तरह से जमी हुई थीं। तो दैट वेरी वेल। यहाँ पे एक है कि किगर सफ़ेद मुक्कीश की सूरत में, यानी इनके बालों को कहा है कि सोने चांदी के तार की तरह दिखते थे, फैले हुए होते थे, है ना। इस तरीके से उन्होंने बयान किया है हंसी वाले मजाक में, कॉमेडी वाले मजाक में, जिसे बोलते हैं मिजाहिया अंदाज। आँखों में गज़ब की चमक थी, वो चमक नहीं जो गुस्सा के वक्त नमूदार होती है, बल्कि ये वो चमक थी
जिसमें शोखी और जहानत कूट कूट कर भरी थी। ठीक है, अगर मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें, यू नो दैट वेरी वेल, मुस्कुराती हुई आंखें कहूँ तो बेजा ना होगा, यानी गलत ना होगा, नामुनासिब ना होगा। बेजा मतलब बेवक्त या नामुनासिब। कल्ला जबड़ा बड़ा ज़बरदस्त पाया था, चूँकि दहाना भी बड़ा था और पेट के मुहित, यानी पेट का जो फैलाव था, बड़ा पेट ने सांस के लिए गुंजाइश बढ़ा दी थी। ठीक, इसलिए नहायत ऊंची आवाज़ में बगैर खींचे बहुत कुछ कह जाते थे। आवाज़ में गरज थी, मगर लोच के साथ। कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं, यानी आवाज़ बड़ी तेज़ थी। कुछ लोगों की ना आवाज़ बहुत तेज़ होती है, वो बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि वो लड़ रहे हैं या शोर मचा रहे हैं। लेकिन पास बैठने वाला हंसी के मारे लौट रहा हो। जोश में आकर जब आवाज़ बुलंद करते थे तो मालूम होता था कि तरम तरम बज रहा है, इसलिए बड़े बड़े जलसों पर छा जाते थे। यानी कि आवाज़ बहुत ऊंची थी, तो एक तो माइक भी होता है इसमें महफिलों में या जलसों में, और उनकी आवाज़ भी ऊपर से तेज़, तो और ज़्यादा डबल तेज़ हो जाती थी। छा जाते थे। नाक किसी कदर छोटी थी, यानी नाक इनकी छोटी थी मौलवी साहब की, जिनसे ये पढ़ रहे हैं, है ना। यानी राइटर ने अपने मौलवी साहब यानी कि उस्ताद की बात की है, ठीक है यहाँ। और नथने भारी, है ना, जो अगला हिस्सा होता है नाक का। ऐसी नाक को गंवारों के इस्तिलाह में, यानी गंवारों की डेफिनेशन में, गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है ना। लोकल लैंग्वेज में इन्होंने लोकल लैंग्वेज बताई है उस वक्त जो बोली जाती होगी, और आज भी शायद हो यही। गो मतानत छोड़कर नहीं गई थी, यानी गो मतलब मानो के, और मतानत मतलब संजीदगी या अपना इज्जत या भारीपन। वो मतानत छोड़कर नहीं गई थी, लेकिन जिस्म के बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा कर दी थी। यानी जो जिस्म की रफ्तार थी उसकी वजह से उनके अंदर क्या था, भारीपन था, संजीदगी थी, सीरियसनेस था। ठीक है। दाढ़ी बहुत छुदरी थी, यानी कि कहीं कहीं निकल रहे थे बाल, कहीं कहीं दाढ़ी पे नहीं निकल रहे थे, है ना, चेहरे पे। एक एक बाल बासानी गिना जा सकता था। दाढ़ी की वज़ा, यानी दाढ़ी की जो टाइप्स था, कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी। यानी ऐसा लगता था फ्रेंच इन्होंने रखी हुई है दाढ़ी। उन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई, हम बहुत गरीब लोग थे। अब ये अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हम बहुत गरीब लोग थे, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक़ था, यानी पढ़ाई लिखाई का शौक़ था, इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, उनसे पढ़ता और तवक्कुल पर गुजारा करता, यानी अल्लाह पर छोड़ देता। मौलवी साहब के दो चार शागिर्द और भी थे, उन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम न था। थोड़े से दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर, यानी कुरान शरीफ, अदब पढ़ना शुरू किया, यानी अदब मतलब लिटरेचर शुरू किया। 4 बरस में मौलक़ात पढ़ने लगा। अब यहाँ एक वर्ड है मौलक़ात, ठीक है। मौलक़ात क्या है कि अरब अरब की, है ना, पुराने ज़माने में क्या होता था अरब में, कि खाना काबा जो है उसके दरवाजे पे बहुत बेहतरीन हर साल शेर व शायरी लटकाई जाती थी, और वो 7 होते थे, तो 7 शेर व शायरियाँ लटकाई जाती थी लिखकर, है ना। तो उसे ही बोलते हैं मौलक़ात। वैसे मौलिक का ये प्लूरल है मौलक़ात, और मौलिक का सिंगुलर अगर हम बात करें तो मौलिक का मतलब होता है लटका हुआ या लटकाया हुआ, ठीक है। तो ये सब समझ सकते हैं, मौलिक यानी बीच में लटका हुआ, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो वो लटका हुआ होता था दरवाजे पे शेर व शायरी, तो उसी को बोलते हैं मौलिकात। पढ़ने लगा। गो यानी कि मानो मेरी उम्र 12 साल थी। यहाँ पे गो का मतलब है हालांकि। गो मेरी उम्र 12 साल की थी, मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था, है ना। ये भी होता है, जिसकी हाइट कम होती है या जो पतला होता है तो उसकी उम्र ज़्यादा पता नहीं चलती है ना। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था, यानी रोटियां जमा करना। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में लेकर घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लगदी ही रख दी, किसी ने
2-3 सूखी रोटियां ही पर टरखाया, यानी कि जान छुड़ाई, यानी कि टाटा कह दिया। गर्ज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उन्हीं के बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद हैं जो सामने वाले मकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, उधर, अब ये देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं ये कि बड़ा मुश्किल था, उधर उनकी लड़की ने टांग ली, यानी कि उनकी लड़की ने किसी काम में फंसा दिया। जब तक शेर दो शेर मसाला मुझसे ना पिसवा लेती, ना घर से निकलने देती, ना रोटी का टुकड़ा देती, यानी कि काम करा के ही छोड़ती थी। वो लड़की बहुत चालाक थी। खुदा जाने कहाँ से मोहल्ले भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। जहाँ मैंने हाथ रोका और उसने बट्टा उंगलियों पर मारा। सिलबट्टा यानी जिससे पीसते हैं उस पे, ऐसा होता था ना, यूँ करके ऐसा होता था, आज भी होता है। और ये बट्टा, ये है सिल पत्थर का, इसमें खुदाई होती थी हल्के हल्के, और ये सिल होता था, इससे पीसते थे, है ना, समझ सकते हैं आप। तो कहाँ थे हम। और उसने बट्टा उंगली पर मारा। बखुदा जान सी निकल जाती थी, यानी बहुत तकलीफ़ होती थी। जाहिर है मोटा होता है पत्थर का, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है। मैंने मौलवी साहब से कई दफ़ा शिकायत भी की, मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी। ताकीद कर दिया, यानी कि एक तरह से ख़बरदार किया, बहुत ज़ोर देकर कहा कि ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक, यानी वहीं जहाँ ये मसाला पिसवाती थी लड़की, अब्दुल खालिक साहब के मकान में ज़रूर जाना। बहरहाल इस मारा धाड़ी से रोज़ाना वहाँ जाना पड़ता था और रोज़ यही मुसीबत झेलनी पड़ती थी। ठीक है गाइस, तुम समझे भी ये लड़की कौन थी? मियाँ, ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई, यानी कि इन्हीं से इनकी शादी हो गई। शादी खाना आबादी। जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और बेअख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हंसते थे। खुदा गरीक़ रहमत करे, जैसी बचपन में शरीर थीं वैसी ही जवानी में गरीब हो गईं। एक रोज़ जो कश्मीरी दरवाज़े की तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हजूम है। कॉलेज वहाँ था जहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी चलें। बरामदे में पहुँचा। कद छोटा था, लोगों की टांगों में से होता हुआ घुसा-कर कमरे के दरवाज़ा तक पहुँच ही गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज़ बिछी है, यानी मेज़ लगाई हुई है, रखी हुई है। उसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक लड़का आता है, उससे सवाल करते हैं और सामने कागज़ पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज़ के दूसरे पहलू, यानी दूसरी तरफ की कुर्सी यू नो पर एक अंग्रेज़ बैठा है, यानी इंग्लिशमैन। ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। हम तमाशा में महू थे, यानी हम जो तमाशा, हम उनको ये तमाशा लग रहा था, उनका बैठना, उनका जो भी करना है ना, तो उसमें ये महू थे, यानी कि उसमें खोए हुए थे कि साहब किसी काम के लिए उठे। चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो लोग दरवाज़ा रोके खड़े थे वो किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। ठीक है, चपरासी ज़बरदस्ती ढकेल रहे थे। गर्ज इस धक्का पेल में मेरा कुलिया हो गया। कुलिया गाइस, कुलिया एक वर्ड है और इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि कुलिया जो है सादा गोश्त है ना, भुना हुआ गोश्त जो बोलते हैं, कि कुलिया मतलब भुना हुआ गोश्त मान लो यहाँ पे। गज़ इस धक्का पेल में मेरा कुलिया हो गया, यानी कि कीमा टाइप का हो गया या भुना हुआ गोश्त हो गया, है ना, इस दौड़ धूप और इस मारा मारी में। ठीक है, इनका कहने का मतलब यही है। दरवाज़ा के सामने संगमरमर का फर्श था। उस पर से मेरा पाँव रपटा और मैं धम से गिरा। इतनी देर में
प्रिंसिपल साहब भी दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ, यू नो दैट वेरी वेल, यानी उनको रहम आ गया उस बच्चे पे। ठीक है, जो राइटर हैं, बच्चे राइटर हैं, है ना। बढ़े यानी मेरी तरफ बढ़े, बचाने के लिए बढ़े, उठे, मुझे उठाया, पूछते रहे कहीं चोट तो नहीं आई। उनकी शफकत आमीज़ बातें अब तक मेरे दिल पर कालन कालन कशफिल हज्र हैं। यानी कि ये इसका मतलब हुआ कालन कशफिल हज्र, इसका मतलब गाइस ये होता है कि पत्थर पर बनाए हुए नक्श की तरह, यानी कि जो पत्थर पे लकीर होती है या कुछ लिखा हुआ था वो मिटता नहीं है। तो यानी कि ऐसी बात थी उनके लिए जो ये कभी मिट नहीं सकती थी। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साहबजादे क्या पढ़ते हैं, यानी क्या पढ़ाई करते हो। मैंने कहा कि मौलिकात। ठीक है, इन्होंने मौलिकात बोल दिया, यानी वही शेर व शायरी जो मैंने अभी बताया कि 7 शेर व शायरी होती थी, खानकाह में लटकाते थे उसको लिखकर हर साल, जो सबसे बेहतरीन होती थी, है ना। तो वही इन्होंने कहा मौलिकात। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर पूछा, मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी, मैंने कहा मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को उलझाने के सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब ये लड़का कहता है मैं मुल्कात पढ़ता हूँ, यानी वही शेर व शायरी टाइप का जो भी है, ज़रा देखिए तो सही सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा, बोलो तो क्या पढ़ता है। मैंने कहा मुल्कात। कहने लगे कहाँ पढ़ता है। मैंने कहा पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में। ठीक है, फिर कहा मुल्कात दूँ, पढ़ेगा। मैंने कहा लाइए। उन्होंने मेज़ पर से किताब उठाई और मेरे हाथ में दे दी और कहा यहाँ से पढ़। जिस शेर पर उन्होंने उंगली रखी थी वो मुल्कात से अम्र अम्र बिन कुलसुम का शेर था, यानी उस ज़माने में जो हो रहे होंगे, है ना। उसे मैंने पढ़ा और मायने बयान किए। उन्होंने तरकीब पूछी, वो बयान की, है ना। मुफ्ती साहब बहुत चकराए, यानी कि वो कंफ्यूज हो गए, यार इस बच्चे को इतना कैसे आता है। हालांकि ये बच्चा बड़ा था लेकिन ये दिखता छोटा था, यानी ये राइटर है हमारे। पूछने लगे तुमको कौन पढ़ाता है। मुफ्ती साहब ने जब देखा तो वो पूछा कि कौन पढ़ाता है तुमको बच्चे से। मैंने कहा मस्जिद के मौलवी साहब। मैंने कहा मस्जिद के मौलवी साहब। कहा मदरसे में पढ़ेगा, यानी उन्होंने पूछा, है ना। तो मैंने जवाब दिया ज़रूर। ठीक है, इसने, क्योंकि ये बज़ाहिर पढ़ने का शौक़ था इन्हें, ज़रूर पढ़ूंगा। तो मुफ्ती साहब को जवाब देने के बाद देखिए क्या होता है। मुफ्ती साहब ने कागज़ उठाकर चंद सतरें लिखीं, यानी कुछ लाइनें लिखीं और प्रिंसिपल साहब को देकर कहा, इसको प्रेसिडेंट साहब के पास पेश कर देना। ठीक है, हम वहाँ से निकलकर अपने घर आए। मौलवी साहब से कुछ ना कहा, यानी जो इसकी मस्जिद के मौलवी साहब थे। कोई 7-8 रोज़ के बाद कॉलेज का चपरासी मौलवी साहब के पास एक कागज़ दे गया। उसमें लिखा था कि नज़ीर अहमद को कॉलेज में दाखिल करने की इजाज़त हो गई है। कल से आप इसे कॉलेज में आने की हिदायत कर दीजिए, है ना। हिदायत का मतलब होता है ऑर्डर कर दीजिए या उसको बता दीजिए कि भैया, है ना, किसी काम करने के लिए भी कहते हैं कि हिदायत। उसका वजीफ़ा भी हो गया है, यानी स्कॉलरशिप। वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप। चपरासी तो ये हुक्म दे चलता बना। मौलवी साहब ने मुझे बुलाया, ख़त दिखाया और पूछा ये मामला क्या है। मैंने कुछ जवाब ना दिया। जब ज़रा सख्ती की तो तमाम वाक़या बयान किया। वो बहुत खुश हुए और दूसरे रोज़ ले जाकर मेरा हाथ प्रिंसिपल साहब के हाथ में दे दिया। हाथ दे दिया मतलब उनके हवाले कर दिया। उस ज़माने में सैयद अहमद ख़ान फ़ारसी की हैं जमात में थे। मुंशी ज़काउल्लाह, मेरे ख्याल से सैयद अहमद ख़ान पता है कौन से, सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने AMU बनाया। मुंशी ज़काउल्लाह हिसाब की यानी मैथमेटिक्स की जमात में और प्यारेलाल अंग्रेज़ी की जमात में पढ़ते थे, यानी लगता है क्लास जो थी वो सब्जेक्ट वाइज थी शायद। मैं अरबी की जमात में शरीक हुआ क्योंकि इन्होंने अरबिक का मौलिकात पढ़ा था, तो यू नो दैट वेरी वेल। मैंने कहा मौलवी साहब आपकी जमात कहाँ बैठती थी। कहने लगे प्रिंसिपल साहब के कमरे के बाजू में, यानी बराबर में जो छोटा कमरा है उसमें हमारी जमात थी। दूसरे पहलू में जो कमरा है यानी दूसरी तरफ, उसमें फ़ारसी की जमात। दानी ने कहा मौलवी साहब आपके अख्तियारी मज़ामीन क्या थे, यानी कि
जो सेलेक्टिव सब्जेक्ट। मौलवी साहब हंसे और कहा, मियाँ दानी, हम पढ़ते थे आजकल के तालिब इल्मों की तरह घास नहीं काटते थे, है ना। ये अपनी इनसे पूछते हैं तो ये जवाब मिलता है। मौलवी साहब इस फ़िक्रे का बहुत इस्तेमाल करते थे, यानी मौलवी साहब ये बहुत बोलते थे कि हम पढ़ते थे आजकल के स्टूडेंट की तरह हम घास नहीं काटते। इस फ़िक्रे यानी कि इस सेंटेंस का बहुत इस्तेमाल करते थे। अरे भाई, एक ही मजमून की तकमील करना दुश्वार है, यानी किसी टॉपिक को लिखना दुश्वार है। आजकल पढ़ाते नहीं, लादते हैं, यानी कि बोझ समझ के पढ़ते हैं लोग या टीचर पढ़ाते हैं। आज पढ़ा कल भूले, तुम्हारी तालीम ऐसी दीवार है जिसमें गारे का भी रद्दा है, ठेकरियाँ भी हैं, घुसड़ दी हैं, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कहीं चूना और ईंट भी है। एक धक्का दिया और उड़ा उड़ा धम गिर गई। यानी इन्होंने कहा कि सही से मतलब परफेक्शन नहीं है पढ़ाई में आजकल की, और यही ये कहना चाहते हैं। ठीक है, परफेक्शन वाली बात नहीं है, बस ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ मिलावट मिलावट बहुत है, हर चीज़ की अलग अलग इधर उधर की, लेकिन परफेक्शन नहीं है ना। हमको उस ज़माने में एक मजमून पढ़ाते थे मगर उसमें कामिल कर देते थे। कामिल मतलब कंप्लीट। पढ़ाने वाले भी अरे गैरे पिचकियाँ नहीं होते थे, यानी कि पिचकियाँ जो एक वर्ड है, ये एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि अलग अलग रंगों से रंगा हुआ वो जानवर जिसके चारों पैर और माथा सफ़ेद हो, है ना, तो उसे कहते हैं पिचकियाँ नहीं होते थे। ऐसे ऐसे को छांटा जाता था जिनके सामने आजकल के आलिम बोलते हैं एजुकेटर, आलिम महज काठ के उल्लू हैं, यानी कि ये लोग क्या है, उन टीचर्स के सामने काठ के उल्लू, यानी कि काठ बोलते हैं लकड़ी के उल्लू हैं, है ना। मौलवी साहब को अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था, यानी कि ट्रांसलेशन पर, और अक्सर उसका जिक्र फ़खरिया लहजे में कहते थे, है ना, प्राउडली। फ़खरिया मतलब प्राउडली। उर्दू अदब में उनकी जिन तसनीफ़ात यानी कि जो उन्होंने लिखा ने धूम मचा रखी है, उनके नज़दीक वो बहुत मामूली थीं। वो कहा करते थे कि मेरी तमाम उम्र का सिला कलाम मजीद का तर्जुमा है, यानी कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम और जो भी है वो कलाम मजीद है, यानी कि यू नो दैट वेरी वेल। कलाम मजीद बोलते हैं कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन। उसमें मुझे जितनी मेहनत उठानी पड़ी है उसका अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता हूँ। एक एक लफ्ज़ के तर्जुमे में मेरा सारा सारा दिन सर्फ, यहाँ सर्फ का मतलब है खर्च, हो गया। मियाँ सच कहना, कैसा मुहावरा की जगह मुहावरा बिठाया है। हमने कहा, मौलवी साहब बिठाया नहीं ठूंसा है। लो जी, मौलवी साहब गुस्सा आ गया क्या। जहाँ ये फ़िक्रा कहा मौलवी साहब उछल पड़े, बड़े खफा होते और कहते, कल के लौंडो मेरे मुहावरों को गलत बताते हो। मियाँ, मेरी उर्दू का सिक्का तमाम हिंदुस्तान पर बैठा हुआ है, खुद लिखोगे तो ची बोल जाओगे, यानी कि हो नहीं पाएगा तुमसे। वैसे तुम मेरी बुराई कर रहे हो और तुमसे खुद हो नहीं पाएगा, इनका कहने का मतलब यही है। मौलवी साहब ने कई मर्तबा इस आजिज़ पर भी रकमी हमले किए, लेकिन यानी कि बहुत ठोस या बहुत अच्छे से हमले किए, लेकिन ये ज़रा टेढ़ा मुकाबला था। एक छोड़ कई किताबें मौलवी साहब से ऐंठी, है ना, यानी इन्होंने मौलवी साहब से खूब किताबें लीं। कभी एक पैसा ना दिया, ये नहीं कि खुदा न खास्ता वादा करता और रकम ना देता था, है ना, और ये वादा भी नहीं करते थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने वादा कर दिया और रकम ना दी, क्योंकि वादा करने का मतलब है कि फिर आप गुनहगार हो जाएंगे। हालांकि किसी चीज़ को लेना भी और ना देना ये भी गुनाह है, लेकिन इन्होंने मांग ली होगी, और इन्होंने कहा है कि ये नहीं कि खुदा खास्ता वादा करता और रकम ना देता। ठीक है, ऐसा नहीं किया इन्होंने, फ्री में ले लिया। ये कि उस वक्त तक किताब लेता ही ना था, हैं, जब तक मौलवी साहब खुद ना फरमा देते कि अच्छा भाई तो यूं ही ले जाओ मगर मेरा पीछा छोड़ दे, है ना। फ्री में लेने के चक्कर में इनके आगे पीछे दाएं बाएं घूमते होंगे, यही मतलब है इसका, पीछा छोड़ दो, है ना। तभी वो कहते थे पीछा छोड़ दो, ले जाओ फ्री में। मेरी तरकीब ये थी कि पहले किताब पर कब्ज़ा करता। मौलवी साहब किताब की कीमत मांगने में हिज्जत करते कि भैया पैसे दो। हुज्जत मतलब बहस करते या उसमें दलील देते, अरे भाई महंगी है, ये है वो है, 50 तरह की बातें। वो जवाब देते, है ना, हुज्जत करते जवाब देते,
मैं उसका जवाब देता, रिव्यू के लिए जो किताबें आती थीं वो तो हमारे बाप दादा का माल थीं। रिव्यू बोलते हैं जो किताब के शुरू में जो तबसरा होता है ना, रिव्यू, उसे किताब में लिखते हैं, कोई भी लिखता है, कोई एजुकेटर या कोई यू नो जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं वो लोग, प्रोफेसर, टीचर, ठीक है। किताबें, है ना, बाप दादा का माल थी। किताबें तो किताबें, मैंने मौलवी साहब की LLD की गाउन, गाउन जो मेरे ख्याल से ये LLD की गाउन, यानी कि जो गाउन तो होता है पहनने वाला भी वही है शायद, ये गाउन पर भी कब्जा करने का फिक्र किया था, ठीक है। हैदराबाद आने के थोड़े ही दिनों बाद मालूम हुआ कि इस चहकते हुए बुलबुल ने इस गुलशन दुनिया से कूच किया। चहकते हुए बुलबुल कहा है मौलवी साहब को, है ना। और मेरे भाई, गुलशन दुनिया यानी गुलशन दुनिया से कूच कर गए, यानी कि ये दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, मतलब इंतकाल कर गए, मर गए। जब कभी दिल्ली जाता हूँ तो मौलवी साहब के मकान पर ज़रूर जाता हूँ। अंदर कदम नहीं रखता मगर बाहर बड़ी देर तक दीवार से लग कर दरवाजे को देखता हूँ और रह रह कर ज़ौक़ का ये शेर ज़बान पर आता है। देखिए शेर बड़ा प्यारा है। ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। अल्लाह बस बाकी हवस। यहाँ हवस का मतलब है कि हुन है ना, है। कहीं 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 लैंग्वेज में बोलते हैं ना, हैते हते है गो, इस तरीके से बोलते हैं, तो वही वाला है ये हवस। अल्लाह बस यानी अल्लाह ही बाकी रहेगा। और लिखने वाले का नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ठीक गाइस। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी है और देखते हैं कुछ ख़ास चीज़ें इसमें क्या हैं, ठीक। तो देखिए इसमें ख़ास चीज़ें ये हैं कि इस मज़मून यानी कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, इस मज़मून में नज़ीर अहमद की शक्ल, सूरत, वज़ह, क़त्अ और हुलिया को बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। ये बात भी अहम है कि नज़ीर अहमद ने तालीम किस कदर मशक्क़त से हासिल की, यानी बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्क़त से, गरीबी में, इस तरह से ये पढ़े लिखे उस ज़माने में। मज़मून में नज़ीर अहमद के ज़माने की मायारी यानी स्टैंडर्ड और मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद तालीम के मुख्तलिफ़ पहलुओं को भी पेश किया गया है, ठीक। तो गाइस, और ठीक है ना, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और ये वीडियो थी नमाई उर्दू क्लास 9 की बुक है ये, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे और आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट टाइम, ठीक। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया, और उन तक पहुँचाएँ जिसको इनकी बहुत ज़्यादा नीड है, या जैसे जिसको आप जानते हो कि वो किसी भी ऐसी क्लास में जिसमें वो उर्दू पढ़ता है, तो ये हमारी वीडियोस उनको ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।